आप विरोध कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी उद्धव गुट कह रहा है कि वैसे स्वीकृति दे रखी है, ये अभी क्लेम हमारे चैनल पे हो रहा है। ओके ओके, आनंद दुबे आप बड़े आनंद में हैं। और फिर भी अमित जी, मैं एक बात फिर भी कह दूं, अरे सर बीजेपी वाले डर रहे हैं आप जितना बोल रहे हैं, बैठ के निर्णय ले लेंगे। ठीक है, ओके। आनंद दुबे आप आनंद में हैं। यस अमीश भाई नमस्ते, आपको आपके सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएं, और आप जैसे पत्रकार को स्पेशल साधुवाद कि आपने इतनी अच्छी शुरुआत की इस डिबेट की कि अरे कल तक तो तुम लोग कह रहे थे वो नवाब मलिक दाऊद का आदमी है, वो तो तुम्हारा आदमी निकला। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं। दूसरा, आपके इस चैनल पर बैठ के इन दोनों ही पार्टियों के नेताओं की नूरा कुश्ती जो देश देख रहा है वो भी हंस रहे होंगे और हम भी हंस रहे हैं। एक आदमी कह रहा है कि नहीं हम इनका विरोध करते हैं, दूसरा कह रहा है भैया इसमें बीजेपी का क्या लेना देना, ये तो हमारी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत दादा पवार की राष्ट्रवादी का मामला है। दूसरा आदमी कह रहा है नहीं नहीं भैया इनको हम चेतावनी दे रहे हैं कि नाम हटा लो, तो दूसरा कह रहा है अरे भैया इन्होंने मूक ढंग से हमको समर्थन किया हुआ है, छुपे ढंग से हमारा साथ दिया है। मतलब ये नूरा कुश्ती महायुति में अब है, तो सोचिए कि चुनाव के बाद कैसा कपड़ा फाड़ेंगे, सिर फुटअव्वल होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जब अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को आपने साथ में लिया है, आपका मैच नहीं हो रहा तो कितना दिन साथ में चलेंगे। बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आ रही है, महाविकास अघाड़ी में किसकी क्या पॉलिटिकल हैसियत है, आइए आपको बता देते हैं। कहा जा रहा था कि सब 100-100 सीटों पर लड़ेंगे, एमवीए गुट में उद्धव गुट को सबसे कम सीटें, उद्धव गुट को केवल 84 सीटें दी गई है, यानी उनसे ऊपर 126 सीटों पर 2019 में बीजेपी के साथ लड़ी थी शिवसेना। शरद राव पवार की पार्टी को ज्यादा सीटें मिली है उद्धव गुट से, कांग्रेस 102 पर, यानी सबसे छोटा दल एमवीए में अगर कोई है तो वो उद्धव गुट है। बड़ा झटका महाराष्ट्र की राजनीति में, ये बड़ा ट्विस्ट, ये बड़ा ट्विस्ट। 102 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है, शरद राव पवार की पार्टी नंबर 2 पर, और एमवीए में सबसे छोटी पार्टी उद्धव गुट है। अब तक की सबसे कम सीटों पे उद्धव गुट चुनाव लड़ रहा है। मैं आपको बता दूं 2019 में 126 सीटों पे चुनाव लड़ा था, और कभी भी ऐसा नहीं देखने को मिला है बीते गत वर्षों के अंदर कि शिवसेना उद्धव गुट, जो पहले शिवसेना था, वो 100 सीटों से कम लड़ा हो। पहली बार 100 सीटों से कम लड़ रहा है, यह बड़ा झटका है चुनाव से पहले। ओके आनंद दुबे, योर रिएक्शन टू इट। नहीं 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 नहीं, पहले अपडेट कर लीजिए अपने सिस्टम को, बोलिए अपडेट कर दें। 102 सीट पर कांग्रेस लड़ रही है, 96 सीट पर उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की असली शिवसेना है, और 84 सीट पर आदरणीय शरद पवार साहब की है। 2 पार्टी पर समाजवादी है और 2 पार्टी पर सीपीएम है। तो ये है 96 और 102 में। अच्छा, आपकी बात ये भी मान ले तो आप तो कहते हैं आपकी कांग्रेस से ज्यादा होगी, आपकी तो एनसीपी से भी कम है। बता रहा हूं, अभी पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए जी। 8 से 10 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस और उद्धव बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना दोनों ने पर्चा भर दिया है। हम बैठकर 1-2 दिन में इसका भी सुलह कर लेंगे, तो हमें लगता है कि हम बराबर हो जाए या एक ज्यादा ही ना हो जाए। आप तो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं आपका 10 पे अटका है, तो फिर बताइए। बिल्कुल बिल्कुल अटका है, लेकिन अरे लेकिन 4 तारीख अभी खुद मान रहे हैं आप, भाई लेकिन हमने अरे लेकिन हमारे यहाँ दाऊद का आरोप लगने वाला आरोपी नहीं है ना। ओके, एक सीट पर 2 से ज्यादा लोग पर्चा भर सकते हैं, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन देखिए 4 बीजेपी के टाइम पर आपको 126 पर्चा पीछे लेने का मिल रही है। आज की स्थिति की बात करेंगे, आज की स्थिति में तो 96 पे अभी मैंने कहा कि हम 96, अरे हमने 96 तो ऑलरेडी एक तरफा भरे हैं, उसके बाद भी भरे हैं। और तो अच्छा पिछली बार कितने में भरे थे 2019 में? एक सेकंड 2019 में कितने में भरे थे? 126 में, 126 में, 126 पे। तो वही तो कह रहा हूं, तो ये जो नकली शिवसेना वो कितनी पाई है, ये उनसे पूछिए ना। यही सवाल तो उनसे भी बनता है नकली शिवसेना से कि भैया तुमने 2019 में और आपका जो वोट बैंक है तुम लोग वही अजीज खान का है, वही असीम वकार साहब का है। ओके प्रेम शुक्ला, ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। नहीं, मेरी गलतफहमी नहीं है सर, ये आंकड़ों को गलत नहीं आंक सकते आप।
आंकड़ों को गलत नहीं आ सकते। हमारा वोट आपकी बैंक लोकसभा में हिंदू, मुसलमान, सिख, सीटें ईसाई बड़ी सब इसलिए है। मतलब सीटें जो आप जीते उसमें काफी सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक, मुस्लिम वोट पड़ा एक मुश्ता आपको। ओके ओके, तो मुसलमानों को वोट देने का अधिकार बंद कर दिया बिल्कुल जाए? है भाई, मतलब बिल्कुल उनको है, वोट किसने नहीं मना देना करा? देश में? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है सबका अधिकार। साथ सबका विकास की लेकिन बात करने वाले तो प्रेम प्रधानमंत्री जी थे, हमने तो उन्हीं से सीखा है। जी अमीश जी मुझे कृपा करके बताइए, बाला साहब ठाकरे की बातों को आनंद दुबे सच्चा मानते हैं, झूठा मानते हैं? बाला साहब ठाकरे कहते थे कि शरद पवार की विमान में बैठकर दाऊद इब्राहिम के गुंडे आए थे। दाऊद इब्राहिम का उन्होंने नाम रखा था मैदया पोते और ममदया। तो दाऊद इब्राहिम का आदमी शरद पवार भी थे। तो शरद पवार के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं, जरा बताइएगा। और तो आप शरद पवार के साथ चुनाव लड़, तो दाऊद के साथ लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? और बाला साहब सच बोलते थे कि झूठ बोलते थे, ये भी स्पष्ट कर दीजिए। दाऊद इब्राहिम के साथी अनिल शर्मा द्वे डिफेंस मिनिस्टर जब थे शरद पवार, उनकी विमान में सवार होकर आए और स्वयं बाला साहब ठाकरे शिवाजी पार्क में विजयादशमी की रैली में ललकार कर कह रहे थे कि शरद पवार दाऊद इब्राहिम के साथी हैं। तो दाऊद इब्राहिम के साथी होने से सर्टिफिकेट कब दे दिया कि नहीं है साथी? उद्धव ठाकरे को यह ज्ञान कब प्राप्त हुआ? उन्होंने दाऊद गिरोह छोड़ दिया है, ये भी कृपा करके बता दीजिए। अमित भाई बताऊं? बताऊं अमित भाई बताऊं? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी, आदरणीय शरद पवार साहब हर साल में एक बार भोजन पर मिला करते थे। ये प्रेम शुक्ला जी को भली भांति मालूम है। अब आप सोचिए कि बाला साहब ठाकरे जी और शरद पवार साहब भोजन कर रहे हैं, तो दाऊद इब्राहिम के आदमी के साथ बाला साहब ठाकरे जी भोजन करेंगे क्या? प्रेम शुक्ला जी, आप अपने पुराने नेता, इतने बड़े नेता के ऊपर प्रश्न चिन्ह कैसे खड़ा कर सकते हैं भाई साहब? आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी शरद पवार साहब मित्र थे, तो क्या दाऊद इब्राहिम के आदमी के साथ वो मित्रता करेंगे? आप कैसी बातें करते हैं? अरे नवाब मलिक को आपने दाऊद का आदमी बताया, आपने अभी टेलीविजन पर बोला कि नवाब मलिक दाऊद का आदमी है, हम उसके खिलाफ हैं, और आप अभी कह रहे हो कि अरे बाला साहब ठाकरे जी सच्चे थे, बाला साहब ठाकरे जी शरद पवार के दोस्त थे। अगर दाऊद आपके कहने के अनुसार अगर दाऊद इब्राहिम के आदमी थे तो बाला साहब ठाकरे जी खाना खिला रहे? कमाल करते हो यार। एक तरफ कहते हो बाला साहब ठाकरे को मानते हैं, दूसरी तरफ उनका अपमान करते हो। शुक्ला जी एक करके ऑल ऑडियो डाउन। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड आप कंप्लीट कर लीजिए। प्रेम शुक्ला शांत, आप अपने 30 सेकंड कंप्लीट कर लीजिए, फिर आनंद दुबे आप बोलिए। दोनों बीच में बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं। सामना की प्रतियां भेज देता हूं। बाला साहब ठाकरे ने एक बार नहीं 50 बार कहा है कि शरद पवार दाऊद इब्राहिम का साथी है। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ उन्होंने खुलकर कहा है, और उसके बाद उन्होंने जो है दाऊद के लोगों को पालता। जब शरद पवार सरकार में थे तो बाला साहब ठाकरे को अरेस्ट करने का आदेश निकला था 2000 में, ये याद है कि नहीं याद है? और उन बाला साहब ठाकरे की पार्टी को तोड़ने का काम शरद पवार ने पहली बार किया था कि नहीं किया था? क्या बातें कर रहे हैं आप? छगन भुजबल को कौन तोड़ कर ले गया था? ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट। ओके सर यू मेड योर पॉइंट। ओके, साइलेंस ऑन द फ्लोर, साइलेंस ऑन द फ्लोर। आनंद दुबे दो बातों का जवाब। एक तो देवेंद्र फडणवीस का 2022 का भाषण इस समय वायरल हो रहा है कि अब आदित्य ठाकरे को हिंदुत्व की बात कौन कौन ये जो भाषा बोली गई उस पर आप क्या रिएक्ट करना चाहते हैं? अमीश भाई, ऐसा है कि आदरणीय शरद पवार साहब और आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी आपस में राजनीतिक मतभेद रखते थे, राजनीतिक वैचारिक लड़ाइयाँ उनकी होती थी, लेकिन वो दोनों बहुत अच्छे मित्र भी रहे। पूरा महाराष्ट्र जानता है, पूरा देश जानता है। वो कोई साल नहीं गया जब साल में दोनों इकट्ठे बैठकर भोजन न करते। लेकिन दोनों की राजनीति अलग थी। और दुनिया को मालूम है, हमारी शिवसेना अलग थी, राष्ट्रवादी अलग थी। आज हम सरकार में साथ में वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए, लेकिन कोई व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी थी, कोई मनभेद थोड़ी था, कोई दाऊद इब्राहिम के आदमी थोड़ी थे। जिस प्रकार नवाब मलिक को ये लोग कह रहे हैं कि वो दाऊद का आदमी था, अंत में तो इन्हीं का आदमी निकला। इन्होंने बी फॉर्म दे दिया, इन्होंने बी फॉर्म दे दिया। और रही बात हिंदुत्व छोड़ने की, एक बात बताइए अमीश भाई, एक बात बताइए अमीश भाई, हम कहां हिंदुत्व छोड़े हैं? अरे हमने बीजेपी को छोड़ा है। बीजेपी अपने आप को अगर हिंदू समझ रही है तो उसकी गलत फहमी है। सुधर जाओ, सीखो, पढ़ाई करो। आप अकेले हिंदुत्व का ठेका थोड़ी लिए हैं, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे संगठन हैं। ठीक है, ठीक है, असीम बकार मना रहे हैं, दिवाली मना रहे हैं, होली मनाते हैं। असीम बकार, अक्सर कांग्रेस जब हारती है या फिर इंडिया अलायंस की पार्टी हारती है तो जिम्मेदारी
ईवीएम के साथ साथ ओवैसी साहब की पार्टी की भी आती है। लेकिन महाराष्ट्र में खेल अलग है, और महाराष्ट्र में खेल यह है कि चाहे वो एनसीपी शरद राव पवार गुट हो, चाहे वो शिवसेना उद्धव गुट हो, और चाहे वो कांग्रेस हो, यानी अघाड़ी, इन सबको मुस्लिम वोटों की बहुत बड़ी दरकार है। और उन्हें लगता है कि उसमें स्पीड ब्रेकर आपकी पॉलिटिकल पार्टी है। और जो देवेंद्र फडणवीस का 2022 का पुराना बयान वायरल हो रहा है, उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, अगर ओवैसी साहब को स्पीड ब्रेकर मानते हैं कांग्रेस वाले, तो ओवैसी साहब के साथ आ जाएं या ओवैसी साहब को अपने साथ कर लें। किसी ने रोका है क्या उनको? दूसरी बात, देवेंद्र फडणवीस साहब ने जो बयान दिया है, जो भाषा का इस्तेमाल किया है, असल में होता क्या है कि जो हम सीखते हैं बचपन में अपने फैमिली में, अपने परिवार में, वो कभी ज़िंदगी में हम भूलते नहीं हैं, उसको हम अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल करते रहते हैं। तो जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की है, औरंगजेब की कब्र पर वो असाउद्दीन ओवैसी जाता है, माथा टेकता है, अरे ओवैसी सुन ले, कुत्ता भी ना डैश 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 करेगा औरंगजेब की पहचान पर, अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर। नहीं, बात समझिएगा, जिना की मदार पर अडवाणी जी गए कि नहीं गए थे, इस बात पर इनकार कर लीजिए। तो औरंगजेब वो बादशाह हैं, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मानसरोवर जीत कर हिंदुओं को दिया, चाइना से छीन कर दे दिया। और जिना वो शख्स हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया। तो जिना की मदार पर जाने के बाद आडवाणी के बारे में क्या देवेंद्र फडणवीस यही अल्फाज इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? वहां तो जाके पैर छूते हैं, वहां तो जाके आशीर्वाद लेते हैं। देखिए, भारत जब जो हारने लगता है, कभी भी आप गौर कीजिएगा, जो हारने वाला आदमी होता है वो सबसे पहले गालियां बकता है, क्योंकि जो हाथ पैर से नहीं लड़ पाता है वो जबान से लड़ता है, मुंह से लड़ता है। तो देवेंद्र फडणवीस का, पर आप कह रहे हैं कि सर आप किसी से कीजिए नहीं। लेकिन एक सेकंड, बिल्कुल मैं फडणवीस साहब का रिएक्शन प्रेम शुक्ला से लूंगा, क्योंकि आपने अडवाणी जी के बारे में भी एक प्रतिक्रिया दी, उसका भी रिएक्शन लूंगा। आनंद दुबे, इनको आप अपने अलायंस पे क्यों नहीं ले लेते ओवैसी साहब की पार्टी को? वोट तो आपको भी चाहिए भाई। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने अमीश भाई। ये भारतीय जनता पार्टी और AIM ये दोनों एक दूसरे की A टीम और B टीम है। छुपे दरवाजे से एक दूसरे के साथ हैं, इस टीवी पर अलग अलग बैठे हैं। अच्छा। विचारधारा सेम है। अच्छा। एक जन जिन्ना जी की मजार पर जाकर वहां नमस्ते कर रहे हैं, और दूसरे जन वो औरंगजेब की मजार पर जाकर बैठे हैं। दोनों को आप क्या समझते हैं? बहुत बढ़िया बोला आपने। मतलब आपकी राय में एक दूसरे की मदद करते हैं ये लोग। आपने बोला सबक सिखाना है। औरंगजेब की मजार पे जाना भी गलत है उतना ही जितना जिन्ना की मजार पे जाना गलत था ना, यही कह रहे हैं ना आप? बिल्कुल। और आपने जिसको जनाब आपने बहुत बड़ी बात बोली है, लेकिन आपने जिसको राज्यसभा में भेजा, इमरान प्रतापगढ़ी, वो औरंगजेब के बारे में क्या कहता था जिसके पक्ष में आपने वोट डाला था? इमरान प्रतापगढ़ी औरंगजेब के बारे में क्या पढ़ता था बताइए? तो जिसको आपने राज्यसभा में भेजा कैसे भेजा? वोट डाला जी आपने। वही कह रहा हूं कि हमने थोड़ी भेजा है, कांग्रेस पार्टी ने भेजा। वाह 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 वाह, क्या कारण था? हम तो कल भी शैतान मानते थे, ओके शैतान मानते हैं, कल भी मानेंगे। ये छत्रपति शिवाजी महाराज का देश है, ये उनका राज्य है। यहाँ नवाब मलिक को लेकर तो आप बीजेपी को आप घेर रहे थे। नवाब मलिक को तो अभी टिकट हुआ है जिस पर बीजेपी खुला विरोध कर रही है, आपने राज्यसभा भेज दिया एक आदमी को। ओके, असीम वकार। नहीं, देखिए, इन्हीं ने हम पर आरोप लगाया। सर, सरकार किसने चलाई बीजेपी के साथ? शिवसेना ने। भाई, चाहे मनोहर जोशी हो और चाहे उद्धव ठाकरे हो, मनोहर जोशी से लेके बात कर रहा हूं, और उद्धव ठाकरे तक, ये सब बीजेपी के साथ रहे। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा इनके खून में रची बसी है। ये आनंद दुबे जी जो हैं, ये भले ही इस वक्त अलग बीजेपी से हों,
लेकिन अंदर से इनके जो जिस्म के अंदर लहू दौड़ रहा है, उसके अंदर कूट कूट के मुसलमानों की नफरत भरी है। अगर कहीं मौका मिल जाए गलती से बीजेपी को अपने में बुला ले, तय करना चाहिए तो तख्तियां सर पर लगा के घूमेंगे मुसलमानों के खिलाफ। अलग है, बाबर अलग था, मुसलमान अलग है। उनके साथ मुसलमानों को न जोड़िए वकार भाई। मैं अपनी बात आप तो रखूं, इतने मैं तो वरिष्ठ बोलता नहीं प्रवक्ता किसी के हैं, बीच में। आप तो स्वयं मुसलमान हैं। आप मुसलमान को क्या समझते हैं? मुसल्लम ईमान, जिसके पास मुसल्लम ईमान है, जो देश के लिए जान दे सकता है, वो मुसलमान है ना। ये बाबर और औरंगजेब को कब से मुसलमान समझने लगे आप? ये गलत फहमी हटा दीजिए। महाराष्ट्र का सर एक बात समझिएगा, पहले शिवाजी महाराज को मानने वाला मुसलमान है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब को मानने वाला मुसलमान है, अब्दुल हमीद को मानने वाला मुसलमान है। सर देखिए, बहुत सीधी सी बात बताने जा रहा हूं। औरंगजेब बादशाह थे और औरंगजेब के दरबार में शिवाजी को लेकर जाने वाले का नाम था जयसिंह, जो राजपूत राजा थे। और औरंगजेब के लिए उनके फौज में काम करते थे उनके साथ। तो जितनी नफरत आपको औरंगजेब से है उतनी जयसिंह से है और राजपूतों से है कि नहीं है? जरा एक बार मुंह से बोलिए, मैं हिस्ट्री बोल रहा हूं। अरे महाराणा प्रताप, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने देश की अस्मिता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर किए, आपको वो राजपूत दिखाई नहीं दे रहे? सर मैं आपसे कह रहा हूं, महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश से थे और राजा जयसिंह और मानसिंह वाले जो वंशज हैं ये अलग हैं। मैं सिसोदियाओं का सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी को। मैं आपसे जिनकी बात कर रहा हूं, लेकिन चलिए आज में आ जाइए कौन सा राजा कब था। आज की बात कर लेते हैं। आज आप कहां खड़े हैं और आज शिवसेना कहां खड़ी है? ओके, असीम वकार, शिवसेना की सबसे बड़ी दिक्कत है कि आप उसी वोट बैंक पे निशाना साध रहे हैं जिस वोट बैंक के में ने उनको 2024 में कई सीटों पर अहम जीत दिलवाई, कई सीटों पर। सर एमआईएम देखिए, महाराष्ट्र में लगभग 290 सीटें हैं और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 290 सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। 290 सीट पर चुनाव लड़ रही है शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी का अलायंस। हम जो चुनाव लड़ रहे हैं वो 15 सीट पर लड़ रहे हैं। तो आपको 15 सीट पर दिक्कत ज्यादा है और बाकी पे आपको कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है। आनंद आपको वादा कर रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता से वादा कर रहे हैं। उतने उम्मीदवार तो होने चाहिए। ये मेरा वादा है होना चाहिए। सुनिए सर, खाली हैदराबाद में घूमने वाले संगठन को आप पूरे देश में लॉन्चिंग करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा। बात तो सुन लीजिए सर, बात सुनिए। मैं महाराष्ट्र की मुसलमान आवाम से वादा कर रहा हूं कि हमको आप जिता के भेजिए और जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ेगी तो हम भारतीय जनता पार्टी एनडीए अलायंस के अगेंस्ट खड़े होंगे। जो पार्टी बीजेपी के खिलाफ और शिंदे गुट के खिलाफ सरकार बना रही होगी, हम समर्थन उसको देंगे। अमीश भाई, लेकिन शिवसेना की गारंटी नहीं है। शिवसेना की गारंटी नहीं है। अमीश भाई, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। ओके ओके, ठीक है, जवाब अमीश भाई, आनंद दुबे जवाब देना। अजीज खान वेटिंग फ्रॉम लॉन्ग। बुला लिया। सुनिए सर, अगर एमआईएम के प्रवक्ता साहब उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री बन जाइए तो ये अलायंस छोड़कर बीजेपी से जाके मिल जाएंगे। अच्छा, अब शांत हो जाइए, अब शांत हो जाइए। लोगों से कह रहा हूं, शांत हो जाइए। अरे शांत हो जाओ पहले। एमआईएम के प्रवक्ता साहब, आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारी मदद मत कीजिए, यही आपकी मदद होगी। आप यहां से जाइए, किसी और राज्य में अपना डेरा डोलिया डालिए। महाराष्ट्र में वोट काटने का काम मत करिए, भारतीय जनता पार्टी को मदद करने का काम मत करिए। यहाँ पर नफरत का बाजार मत लगाइए, यहाँ पर मोहब्बत की दुकान लगने दीजिए। यहाँ पर सब साथ में रहते हैं। मैंने पहले कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब बड़े मोहब्बत से रहते हैं। आज भी बहुत सारे मुसलमान के नाम यहाँ ऐसे हैं कि आगे का नाम गणेश है, अजीज खान वेट कर रहे हैं काफी देर से। अजीज खान, आगे का महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिली है? देशमुख है। ओके, महाराष्ट्र में आपको कितनी सीटें मिली हैं इस अलायंस में, इंडिया अलायंस में? अजीज खान, आप तो 10, 12, 15 मांग रहे थे। देखिए अमीश भाई, अबू आजमी साहब, अरे सुनिए ना, देखिए एक बार अमीश भाई समझ लें, सवाल सीट की नहीं है,
सवाल यह है कि बीजेपी आज जिस तरह पूरे देश में नफरत का माहौल पैदा किए हुए है, और अभी देखिए तमाम बड़ी बड़ी बातें पैदा हो रही थी कि साहब नवाब मलिक के बारे में और तमाम बातें, यही बीजेपी है पता नहीं क्या क्या आरोप लगा रही थी। जब अपनी बात आई तो किस तरह ये मुकर रहे, देखिए ये कैसे बेनकाब हो रहे हैं, इस बात को आप देख पा रहे हैं। ये वही बात है कि दिलों में आग लबों पर गुलाब रखते हैं, ये अपने चेहरे पर दोहरा नकाब रखते हैं। देखिए ये वही लोग हैं, ये जब बेनकाब हो जाते हैं तो ये पता नहीं क्या क्या बातें करते हैं। अभी औरंगजेब पे आपका स्टैंड क्या है? जो आपको फडणवीस जी का बयान नफरत भरा लग रहा है, उस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आप इस बयान के साथ हैं, इसके खिलाफ हैं, इसके पक्ष में हैं? सर सुन तो ले, न्यूट्रल है। मूक स्वीकृति, एक तरफ मूक स्वीकृति चल रही है, सर आ रहा हूं मैं उसी मुद्दे पे आऊंगा, और दूसरी तरफ ये साहब कह रहे हैं कि हम उनको समर्थन नहीं दे रहे। तो ये वो लोग हैं कि जिनका कोई रूल रेगुलेशन नहीं, इनका कोई सिद्धांत नहीं है, ये सिद्धांत विहीन लोग हैं। और जब अपने पे बात आती है तो ये कहीं भी मुकर सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, देखिए आज के हालात है, जब महाराष्ट्र में बीजेपी और अलायंस ये हार रही है, तो अभी देखिए किस किस तरह के लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं।